अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मुस्तफ़ा के चाचा ने शफीका के बाप और दोनों भाइयों को मुश्तबा लिखवाया और उसके साथ ही उसने अबू ज़र पर भी शक किया। मेरा अपना शक अबू ज़र पर था और ये शक तो मेरे जहन में बिल्कुल वाज़ेह था कि मुस्तफ़ा कत्ल हो चुका है। मैंने जिन अफराद को थाने बुलाना था उनमें शफीका सरे फहरिस्त थी। मैंने उसी वक्त जिन अफराद को थाने बुलाने का हुक्म दिया उनमें एक तो शफीका थी, उसका बाप और दो भाई थे और एक अबू ज़र था। इंतकाम तो अबू ज़र ने भी लेना था ना। मुझे वो वक्त अच्छी तरह याद है जब मैंने शफीका को अपने दफ्तर में अपने सामने बिठाया था। उसकी आंखों में आंसू थे। शफीका, मैंने शफकत के लहजे में पूछा, ये आंसू किसके लिए हैं? अपने खामिद के लिए या मुस्तफ़ा के लिए? दोनों के लिए, शफीका ने जवाब दिया। खामिद तो मर गया है इसलिए सब्र और शुक्र करके दिल को धोखा दे लिया है, लेकिन मुस्तफ़ा ने तो मेरी ज़िंदगी को कांटों से भर दिया है। शफीका, मैंने कहा, तुमने पहले भी मुझे बयान दिया था, याद करो कितने ही घंटे हम यहाँ आपस में बातें करते रहे थे। क्या तुमने किसी भी वक्त महसूस किया था कि मैं थानेदार हूँ? मैंने बड़े भाइयों की तरह तुम्हारा बयान दिया था। इसके बाद हम मुकदमे के दौरान अदालत में भी इकट्ठे होते रहे। मैंने तुम्हारी इज्जत बचाए रखने के लिए अपनी नौकरी को खतरे में डाल दिया था। मुझे सब याद है भाई जी, उसने आह भरकर कहा। आपकी मेहरबानियों और मोहब्बत को मैं सारी उम्र याद रखूंगी। मैंने तुम्हें ये बातें एक ख़ास मकसद के लिए याद दिलाई हैं। मैंने कहा, मैं कहना सिर्फ ये चाहता था कि हर एक बात सही और सच बताना। क्या अब भी तुम्हारे दिल में मुस्तफ़ा की इतनी ही मोहब्बत है जितनी पहले थी? सच पूछते हैं आप? उसने जवाब दिया। मोहब्बत पहले से ज़्यादा है। अगर ये मोहब्बत वैसी होती जैसी लोग समझ रहे हैं तो अब तक ख़त्म हो चुकी होती। वो मोहब्बत नहीं होती, वो ताल्लुकात होते हैं जो किसी के भी साथ जोड़े जा सकते हैं। वो तुम्हारे पास तुम्हारे गांव में जाता रहा है। मैंने कहा, जाहिर है तुम्हें तो खुशी होती होगी, लेकिन तुम्हारे घर वाले इस मेलजोल को पसंद नहीं करते होंगे। क्या तुम्हारा बाप या भाइयों ने तुम्हें कुछ नहीं कहा था? बहुत कुछ कहा था जी, उसने जवाब दिया। मेरे वालिद साहब और दोनों भाई और मेरी माँ भी मुस्तफ़ा को इस वजह से बहुत पसंद करते थे कि उसने मेरी खातिर अपने बाप और अपने ससुर के खिलाफ कचहरी में खड़े होकर गवाही दी थी। लेकिन वो आखिर जवान आदमी हैं, इधर मैं भी जवान हूँ। कौन बर्दाश्त कर सकता है कि जवान मर्द औरत इस तरह आपस में मिले? क्या तुमने इन्हें बताया नहीं था कि मुस्तफ़ा के साथ तुम्हारी मोहब्बत कैसी है? बहुत अच्छी तरह बताया था, उसने जवाब दिया, और उन्होंने मान भी लिया था कि मैं सच कहती हूँ। मैंने उन्हें सीधी बात कह दी थी कि ये मेरा छोटा भाई है और इसे मैं अपना बच्चा भी समझती हूँ। मेरे सर पर कुरान रख दो भाई जी, मैं कहूँगी कि कभी तो मुझे ऐसा लगता है जब मुस्तफ़ा ने मेरी कोख से जन्म लिया है और मेरे दो बच्चे मर गए थे तो उन दोनों की रूहें मुस्तफ़ा में हैं। लेकिन शफीका, मैंने कहा, वो तुम्हें माँ या बहन समझता तो तुम्हारे साथ शादी का उसके दिल में ख्याल ना आता। कभी तो वो तुम्हें एक औरत समझता होगा और तुमने भी उसे कभी एक खूबसूरत मर्द समझा होगा। उसने सर झुका लिया और कुछ देर सोच में पड़ी रही। फिर उसने मेरी तरफ देखा। भाई जी, उसने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताते हुए शर्म आती है। हमने बेशर्मों वाली कोई हरकत नहीं की, लेकिन आप कुछ और शक कर सकते हैं। शफीका, मैंने कहा, मैं तुम्हारी और मुस्तफ़ा की नीयत को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ। मुझे ये बातें सुनाते हुए पूरी तरह बेशर्म हो जाओ। मैंने पहले भी तुम पर पर्दा डाला था, अब भी डालूंगा। क्या आप मुस्तफ़ा को ढूंढेंगे? उसने जज्बाती लहजे में पूछा। अगर तुम मुझे कोई रास्ता दिखाओगी तो मैं उसे ढूंढ लूँगा, मैंने कहा। कोई बात छुपा कर न रखना। अब वो बात सुनाओ जो सुनाते हुए तुम्हें शर्म आती है। वो बात इस तरह हुई, उसने कहा कि वो ज़िद करता था कि मैं उसके साथ शादी कर लूँ। ये उस वक्त का वाक़या है जब मैं यहाँ अपने मरे हुए खामिद के घर में अकेली रहती थी। मैंने मुस्तफ़ा को एक रोज़ कहा कि हमारी शादी हो भी गई तो भी तुम मेरे लिए अपने बच्चों की तरह ही रहोगे। वजह बिल्कुल साफ थी। मुस्तफ़ा शफीका को अपनी माँ का और शफीका मुस्तफ़ा को अपने बच्चों का नेमुल बदल समझती थी। मुस्तफ़ा ने उस वक्त शफीका को अपने जहन में माँ की तस्वीर बनाकर बिठा लिया था जब वो बहुत छोटा था और उसकी मर्दानगी भी बेदार हुई थी। मोहतरम मीम अलिफ की ज़बान में आप यूँ कह लें कि शफीका मुस्तफ़ा के ज़हन लाशऊर में माँ की हैसियत में उतरी हुई थी। शऊरी तौर पर वो हज़ार कोशिश करता उसका लाशऊर शफीका को बीवी के रूप और रोल में
कभी कबूल न करता। नफ्सियात के इस फ़लसफ़े से न मुस्तफ़ा वाकिफ़ था न शफ़ीका। शफ़ीका तो बिल्कुल ही अनपढ़ औरत थी, लेकिन इंसानी नफ्सियात के अमल और रद्द अमल से कोई भी नहीं बच सकता। शफ़ीका में अक्ल ज़रा ज़्यादा थी, मुस्तफ़ा की अक्ल अभी खाम थी। शफ़ीका ने चूँकि उसे कभी भी अपने खामिद की हैसियत से नहीं देखा था, इसलिए उसका जहन उसे कबूल नहीं कर सकता था। उसने एक रोज़ मुस्तफ़ा से कहा, भाई जी, शफ़ीका ने मुझसे कहा, आप चूँकि हर बात समझते हैं इसलिए मैं कोई पर्दा नहीं रख रही हूँ। इस उम्र में भी मैं मुस्तफ़ा को अपने साथ लिटा लेती थी, कभी ख्याल नहीं आया कि ये कोई और बंदा है। एक दिन शफ़ीका ने उससे कहा कि तुम मुझे अपनी तसव्वुराती दुल्हन की हैसियत में देखो। वो मेरे मुंह की तरफ देखता रहा। मैंने उसके चेहरे पर परेशानी सी देखी और वो सर को इधर उधर ज़ोर ज़ोर से झटका देकर परे जाकर कुर्सी पर बैठ गया। मैंने पहले भी गालिबन कहा है कि शफ़ीका का और उसका रिश्ता कुछ और था। शफ़ीका ने उस रोज़ मुस्तफ़ा को बड़े सख्त इम्तहान में डाल दिया। मुस्तफ़ा ने बहुत ही परेशान और मुस्तरब होकर तस्लीम कर लिया कि वो शफ़ीका के साथ निकाह नहीं कर सकता। शफ़ीका दरअसल मुझे ये यकीन दिला रही थी कि मुस्तफ़ा के साथ उसके ताल्लुकात नाजायज़ नहीं हो सकते थे। उसने मुझे बताया कि मुस्तफ़ा ने उसके साथ शादी करने का ख्याल जहन से निकाल दिया था, लेकिन उसकी मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा हो गई थी और वो इस तरह थी जैसे छोटा सा बच्चा अपनी माँ से अलग नहीं होता। जब तक शफ़ीका अपने खामिद की वफ़ात के बाद उसके घर में अकेली रहती रही, उस वक्त तो मुस्तफ़ा बेतकल्लुफ़ी से उसके पास बैठता था, लेकिन गांव में मुस्तफ़ा ऐसी बेतकल्लुफ़ी की उम्मीद नहीं रख सकता था कि शफ़ीका उसके साथ लगकर बैठ जाए और उसके साथ माँ बच्चे की तरह खेले। उसकी वजह शफ़ीका ने उसे ये कहना शुरू कर दिया कि वो कभी कभार मेहमानों की तरह आया करे, शफ़ीका का बाप और भाई वगैरह कोई शक न करें। फिर मैं जाऊँ कहाँ? मुस्तफ़ा ने शफ़ीका से मुत्तईद बार पूछा। अपनी बीवी को घर ले आओ, शफ़ीका ने उसे 3-4 मरतबा कहा। वो तुम्हें दिल से चाहती है और तुम्हें पैगाम भी भेज चुकी है और उसका पैगाम मुझ तक भी आ चुका है। ये कैसा पैगाम है? मैंने शफ़ीका से पूछा। इससे पहले तो तुमने किसी ऐसे पैगाम का जिक्र नहीं किया था। ये बात की बातें हैं, शफ़ीका ने मुझे बताया। मैं आपको ये भी सुना देती हूँ। शफ़ीका ने एक नई बात मुझे सुनाई जो मुख्तसरन यूँ थी कि मुकदमे का फैसला हो गया तो मुस्तफ़ा की बीवी ने एक औरत की ज़बानी मुस्तफ़ा को पैगाम भेजा कि वो मुस्तफ़ा के पास आना चाहती है। ये तो बड़ी अजीब बात थी। मुस्तफ़ा को तो अब ये तवक्को थी कि उसकी बीवी उससे तलाक मांगेगी, क्योंकि मुस्तफ़ा ने उसके बाप के खिलाफ गवाही देकर उसे 2 साल सजाए कैद दिलाई थी। पहले तो इतनी सी बात थी कि मुस्तफ़ा उसे अपने घर नहीं लाता था, मगर अब दुश्मनी पैदा हो गई थी। ये हो ही नहीं सकता था कि ये लड़की खुद मुस्तफ़ा के पास आने की ख्वाहिश करती। उसने पैगाम भेजा तो मुस्तफ़ा ने उसे कोई चाल समझा। उसने शफ़ीका को बताया तो उसने भी कहा कि ये लड़की अपने बाप की कैद का इंतकाम लेना चाहती है। मैंने जब ये सुना तो मुझे भी यही ख्याल आया कि वो अगर खुद नहीं तो अपनी माँ या अपने भाई के कहने पर मुस्तफ़ा को फांसने की तरकीब कर रही है और वो मुस्तफ़ा के पास आ गई तो धोखे से उसे जहर दे देगी या उसे मारने का कोई और तरीका इख्तियार करेगी। लेकिन ये ख्याल मेरे जहन में ज़्यादा देर तक ना रहा। जहर देना या किसी और तरीके से कत्ल कराना या खुद करना इतना आसान नहीं होता। इन घरों की कोई औरत इतना खौफनाक जुर्म नहीं कर सकती थी। फिर भी मैं इस लड़की के पैगाम के पीछे जो नीयत थी उसे अच्छा नहीं समझता था। शफ़ीका ने मुझे बयान देते हुए बताया कि मुस्तफ़ा ने पैगाम का जवाब दिया कि वो तलाक लेना चाहती है तो उसे मिल सकती है, लेकिन उनकी ज़िंदगी इकट्ठी नहीं गुजर सकती। 3-4 दिनों बाद मुस्तफ़ा को फिर अपनी बीवी का पैगाम मिला कि तुम मुझे अपने घर ले जाने के लिए ना आओ, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लड़की ने यह भी कहा था कि मुझे एक बार मिलने का मौका दो, शफ़ीका के घर आ जाओ, मैं भी आ जाऊंगी। मुस्तफ़ा ने अब भी उसे मिलने से इनकार कर दिया। फिर यह लड़की शफ़ीका के पास आ गई। उस वक्त उसे शक था कि मुस्तफ़ा को शफ़ीका ने फांस रखा है। वो शफ़ीका के आगे बहुत रोई थी और उससे मुस्तफ़ा को इस तरह मांगा था जिस तरह भिखारी भीख मांगते हैं। भाई जी, शफ़ीका ने मुझे अब मुस्तफ़ा की गुमशुदगी का केस के बारे में बयान देते हुए कहा। यह उस वक्त की बात है जब मेरा खामिद मर गया था और मैं उसकी मोहब्बत और जुदाई की मारी उसके घर में अकेली पड़ी तड़प रही थी। जब वो लड़की मेरे आगे रो रही थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे ये मैं हूँ जो खुदा के आगे रो रो कर फरियाद कर रही हो कि खुदा मुझे मेरा खामिद वापस कर दे। इस लड़की के दिल की हालत को और उसकी फरियादों को मेरे सिवा और कोई नहीं समझ सकता था। मैंने उसका शक रफ़े किया, उसे वही अल्फाज कहे जो मैंने आपसे कहे हैं।
उसे साफ लफ्ज़ों में बताया कि मुस्तफ़ा मेरा भाई भी है और बेटा भी। ये सुनकर उसने मेरे आगे हाथ जोड़े, फिर मेरे पाँव छू लिए। वो मुझे कहती थी कि तुम्हारे सिवा मुस्तफ़ा को मुझसे और कोई नहीं मिलवा सकता। मैंने उसे बहुत तसल्लियाँ दी और कहा कि मैं खुद मुस्तफ़ा को कहती रहती हूँ कि अपना घर बर्बाद ना करे, और अब भी उसे कहूँगी। पहले मुझे उसकी नीयत पर कुछ था, लेकिन अब उसकी आहुजारी और मिन्नत समाजत देखी तो मेरा दिल शकूक से साफ हो गया। मैंने उस रोज़ उसी लड़की की तरह मुस्तफ़ा के आगे रो रो कर कहा कि वो उसे घर ले आए, लेकिन वो कहता था कि उसका दिल जिस चीज़ को कबूल ही नहीं करता, उसे वो किस तरह घर ले आए। इसके बाद मैं अपने गांव में आ गई तो यहाँ भी उसने उसी औरत को मेरे पास भेजा कि तुम अब चली गई हो तो किसी तरह मुस्तफ़ा को मनवाओ। ये औरत वही थी जो मुझे इस धोखे से उस रात साथ ले गई थी कि मुस्तफ़ा को कुछ हो गया है और मुझे अगवा कर लिया गया था। मैंने उसे वही जवाब दिया जो पहले देती रही थी। फिर मुस्तफ़ा गांव में मेरे पास आया तो उसने बताया कि ये औरत एक बार फिर उसकी बीवी का पैगाम लाई थी। उसने कहला भेजा था कि मेरे दिल में उसकी कोई नाराज़गी नहीं कि तुमने मेरे बाप के खिलाफ गवाही दी है। मैं खुद अपने बाप को अच्छा नहीं समझती कि उसने शफीका को अगवा कराया था। अगर शफीका वहाँ से निकल ना आती तो मालूम नहीं उस बेचारी का क्या अंजाम होता। एक बाप ही नहीं, मेरा तो पूरा ख़ानदान तबाह हो जाए तो भी मैं परवाह नहीं करूँगी, बशर्ते कि तुम मुझे मिल जाओ। ये औरत बहुत चालाक मालूम होती है जो पैगाम लाई थी। मैंने कहा, उसने तुम्हें अगवा कराया था तो मैंने उसे मुलजिम बनाने की बजाय गवाह बना लिया था। मुझे इस पर रहम आ गया था कि गरीब औरत है, यही उसका पेशा है। शफीका ने कहा, बेचारी का खामिद मर चुका है और 2 बेटियों का बोझ उसके सर पर है। उसे पैसे दे दो और जो भी काम कराना चाहो वो कर देती है। मैंने एक कांस्टेबल को बुलाया और इस औरत का नाम पता बताकर कहा कि उसे थाने ले आए। शफीका ने मुझे सुनाया कि ये औरत एक बार फिर मुस्तफ़ा की बीवी का पैगाम लेकर उसके गांव गई। उस वक्त इत्तेफाक से मुस्तफ़ा भी शफीका के पास था। अब लड़की ने यह कहला भेजा था कि मेरे दिल में मुस्तफ़ा की जो मोहब्बत है उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। अगर मुस्तफ़ा कुछ दिन और मुझे ना मिला तो मैं पागल हो जाऊंगी। अगर मेरे होश ठिकाने रहे तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। ये पैगाम मोहब्बत की दीवानगी का इजहार करता था। इस औरत ने मुस्तफ़ा को उसकी बीवी का एक एक लफ्ज़ सुनाया और उसकी हालत भी सुनाई। ये सब इतना दर्दनाक था कि सुनाते सुनाते उस औरत के भी आंसू निकल आए। उस रोज़ मुस्तफ़ा पर कुछ असर हुआ। मुस्तफ़ा को चुप लग गई थी। शफीका ने मुझे सुनाया, उसने किसी हद तक अपनी बीवी की मोहब्बत को कबूल कर लिया था। मैंने पैगाम लाने वाली औरत को कुछ पैसे दिए और उसे खाना खिलाकर और ये तसल्ली देकर भेज दिया कि पैगाम का जवाब जल्दी भेजूंगी। इस औरत के जाने के बाद मैंने मुस्तफ़ा से कहा कि इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने वाली बीवी कोई ही हो सकती है। भाई जी, अगर आप उस लड़की को देखें तो हैरान रह जाएं कि कोई औरत इतनी भी खूबसूरत हो सकती है। फिर उसकी आदतें भी बहुत अच्छी हैं। मैंने उस रोज़ मुस्तफ़ा को तैयार कर लिया था कि वो उसे अपने घर ले आए। मैं आपको मुस्तफ़ा की बीवी के पैगाम पूरे नहीं सुना रहा। ये जो लफ्ज़ मोहब्बत की दीवानगी का इस्तेमाल कर रहा हूँ ये 100% सही है। अगर आप ये पूरा पैगाम सुने तो आप कहेंगे कि ये लड़की मायूस होकर वाकई खुदकुशी कर लेती। उसने शफीका से ये भी कहा था कि वो मुस्तफ़ा को शफीका से मिलने से नहीं रोकेगी। देखो मुस्तफ़ा, शफीका ने उसे कहा था, अपनी ज़िंदगी तबाह ना करो। तुम्हारी उम्र ही क्या है। मैं और तुम मियाँ बीवी नहीं बन सकते। तुम्हारा मेरा गांव में आना भी बंद हो जाएगा। मुझे मेरी माँ भी कह चुकी है कि एक जवान आदमी का इतनी दूर से आकर इस घर में रहना ठीक नहीं। गांव में हमारे खिलाफ उल्टी सीधी बातें शुरू हो गई हैं। मेरे दोनों भाइयों ने मुझे अभी इशारों में कहा है कि मुस्तफ़ा का बार बार यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। मेरी ये बात सुनकर मुस्तफ़ा का चेहरा मुरझा गया और उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। उसने मुझे पहली बार ये बताया कि वो अपने घर में भी नहीं रह सकता। उसकी बहनें तो बड़े प्यार से उसके पीछे मेरे गांव तक पहुंच जाती थीं, लेकिन घर में यही बहनें उसके साथ सीधे मुंह बात भी नहीं करती थीं और उसे ताने देती थी कि उसने एक औरत के पीछे अपने बाप को 2 साल जेल दिला दी है। मुस्तफ़ा की चच्ची भी उसे ऐसे ही ताने देती थी। अपने किसी भी मामू के घर पे बेचारा जाता था तो वहाँ भी उसे यही ताने साफ लफ्ज़ों में या इशारों में सुनने पड़ते थे। एक तो मेरी मोहब्बत थी जिसे मजबूर होकर वो मेरे पास आ जाता था, और दूसरे ये ताने और धुतकार थी जो उसे अपने घर में 2 मिनट भी बैठने नहीं देती थी। अब उसने मेरी ज़ुबान से ये सुना कि मेरी माँ और मेरे भाई मुझे कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा का आना कम करो, तो मुस्तफ़ा का इतना खूबसूरत चेहरा बिल्कुल ही फीका पड़ गया। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे अपने पास ही रखती,
लेकिन मेरी माँ ने और मेरे वालिद ने मेरी दूसरी शादी का सिलसिला शुरू कर दिया था। जो अभी शफीका का बयान बहुत लंबा हो गया था। थानेदार की हैसियत से तो मुझे चंद एक बातें पूछनी थी, लेकिन मैं अपनी आदत के मुताबिक लंबे चक्कर में पड़ गया था। मैं ये सारा बयान आपको नहीं सुना रहा, मुख्तसरन सुनाता हूँ कि शफीका के सारे बयान को सामने रखकर इसमें मुस्तफ़ा को दरमियान में रखा तो उसकी सूरत ये बन गई कि अपने घर में उसके लिए ताने रह गए थे कि उसने अपने बाप और ससुर के खिलाफ गवाही देकर इन्हें सज़ा दिलाई है। शफीका के पास आकर उसे जो रूहानी सुकून मिलता था वो ख़त्म हो रहा था। इसके साथ ही उसकी अपनी बीवी की मोहब्बत के पैगाम भी उसके दिल पर असर कर गए थे। शफीका ने मुझे ख़ास तौर पर बताया था कि अब वो ये नहीं कहता था कि अपनी बीवी को नहीं बसाएगा। मैंने जब इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया तो मुझे महसूस होने लगा कि ऐसा तो नहीं कि मुस्तफ़ा ने कहीं खुदकुशी कर ली हो या खुद कहीं भाग गया हो। लेकिन शफीका से मैंने जब कुछ और बातें पूछी और उसने तफसील से जवाब दिए तो मेरा शक बदल गया। ये इस तरह हुआ कि शफीका को माँ ने एक आदमी का नाम लेकर बताया कि उसकी शादी तय हो गई है। शफीका को ऐसा उबाल आया कि उसने अपनी माँ से कह दिया कि वो दूसरी शादी नहीं करेगी। माँ ने उसके बाप को बताया। बाप ने शफीका को बुलाकर बहुत डांटा और साफ लफ्ज़ों में कहा कि मैं जानता हूँ तुम क्यों इनकार कर रही हो। शफीका गुस्से में थी। उसने बाप को भी कुछ सख्त अल्फाज कह डाले। बात बढ़ गई तो शफीका ने गुस्से और जज्बात की शिद्दत में यहाँ तक कह दिया, हाँ मैं उसी की खातिर शादी नहीं कर रही। भाइयों को पता चला तो उन्होंने शफीका को मारा पीटा तो नहीं, लेकिन उसकी बेइज्जती बहुत की। शफीका ने इन्हें भी कुछ सख्त बातें कह दी। 2-3 रोज़ बाद मुस्तफ़ा आ गया। शफीका का बड़ा भाई मुस्तफ़ा को अलग ले गया। कुछ देर बाद मुस्तफ़ा शफीका के पास आया और उसे बताया कि उसके भाई ने उसे यहाँ आने से मना किया है और उसने शफीका के बड़े भाई को कोई नारवा बातें कह दी हैं। मसलन ये कि उसे शफीका से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने उनके पहले मुकदमे के दौरान शफीका के बाप और भाइयों को अच्छी तरह देखा था। उनके साथ बातें भी हुई थी। वो मामूली से लोग नहीं थे, अपनी नाक और अपनी बात रखने वाले लोग थे और वो डरने वाले भी नहीं थे। शफीका को अगवा करने वालों को सज़ा हो गई तो शफीका के बाप ने मुझे कहा था कि ये खुशकिस्मत हैं कि जेल में जा रहे हैं, इन्हें सज़ा तो हमने देनी थी। ये तो जुर्रत और रुपए पैसे वाले लोग थे। कोई मामूली सी हैसियत का बाप और भाई भी ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते जो शफीका ने कही थी और जो मुस्तफ़ा ने शफीका के भाइयों को कही थी। इससे मेरा ये शक पुख्ता हो गया कि मुस्तफ़ा को शफीका के भाइयों ने लापता कर दिया है और वो ज़िंदा नहीं होगा। जिस तरह मुस्तफ़ा के बाप और ससुर ने शफीका को लापता किया था कि वो मुस्तफ़ा की नज़रों से हट जाए, इसी तरह इन लोगों ने मुस्तफ़ा को शफीका की ज़िंदगी से निकाल दिया है। मैंने इस शक के तहत शफीका से कुछ सवाल पूछे कि मुस्तफ़ा को उसके भाइयों ने अगवा कराया है। मुझे तवक्को तो ये थी कि शफीका अपने बाप और भाइयों को बचाने के लिए मुझे गुमराह करेगी, लेकिन उसने ऐसा न किया। मैं जो पूछता गया वो बताती गई। उसके सच बोलने की एक वजह तो ये थी कि उसने मुझे अपना हमदर्द समझकर अपने ऊपर गालिब कर लिया था। दूसरी वजह उसकी सादगी थी, वो चालाक नहीं थी। और तीसरी वजह ये थी कि उसे अपने भाइयों पर गुस्सा था जो उसकी शादी ज़बरदस्ती कर रहे थे और मुस्तफ़ा को उसके पास आने से रोक रहे थे। इससे यह भी अंदाज़ा होता था कि शफीका के दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत कितनी ज़्यादा थी। मेरे सवालों के जवाब में शफीका ने जो कुछ कहा वो मुख्तसरन यूँ था कि शफीका के भाइयों और मुस्तफ़ा के दरमियान ज़बानी झड़प हो गई तो भाइयों ने मुस्तफ़ा से कहा कि वो फ़ौरन इस घर से निकल जाए और वो दोनों बाहर चले गए। मुस्तफ़ा उनके जाने के बाद शफीका के घर से निकला। मेरे पूछने पर शफीका ने बताया कि उसके भाई रात को वापस आए थे। मेरे हिसाब के मुताबिक वो 4-5 घंटे घर से गैर हाजिर रहे थे। वो जब वापस आए तो शफीका के साथ उन्होंने कोई बात न की। वो दोनों अपने बाप के पास जाकर बैठ गए और उसके साथ सरगोशियों में बातें करते रहे। क्या उन्हें कुछ शक नहीं हुआ? मैंने शफीका से पूछा। हुआ था, उसने जवाब दिया। वो बड़े गुस्से में बाहर गए थे। इसके थोड़ी देर बाद मुस्तफ़ा जाने लगा तो मेरे दिल में आई थी कि उसे ना जाने दूं, क्योंकि मेरे भाई आगे चले गए थे। मैंने उसे इस वजह से ना रोका कि वो यहाँ रहा तो मेरे भाई आकर उसे मारना पीटना शुरू ना कर दें। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने पूछा। क्या तुम्हें ये शक नहीं हो रहा कि मुस्तफ़ा को तुम्हारे भाइयों ने इधर उधर कर दिया है? अब तो मुझे पक्का यकीन है और शक है कि उन्होंने मुस्तफ़ा को बिल्कुल ही लापता कर दिया है, शफीका ने कहा। मैंने शफीका के साथ उसके भाइयों की गिरफ्तारी और सज़ा वगैरह के मुतालिक बातें की तो मैंने देखा कि उसे ज़रा सा भी अफसोस नहीं था कि उसके भाई गिरफ्तार हो जाएंगे या सज़ा पा जाएंगे।
एक और बात आपको बता दूं, शफीका ने कहा। एक दो दिनों बाद भाइयों ने मुझे कहा था कि उनके और मुस्तफ़ा के दरमियान जो बातें हुई थी, इनका जिक्र किसी के साथ ना करूं। शफीका की हर एक बात मेरे शक को पक्का कर रही थी। मैंने उसे बाहर बैठने को कहा और उसके बाप को बुलाया। देखो जनाब, मैंने शफीका के बाप से कहा, ना खुद लंबे चक्करों में पड़ो, ना मुझे चक्करों में डालो। आप सिर्फ ये काम करें कि लड़के को खुद ही थाने में पेश कर दें। किस लड़के को जनाब? उसने पूछा। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और 1-2 मिनट देखता ही रहा। उसने मेरी आंखों का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कभी नजरें नीची कर लेता, कभी दाएं बाएं देखता और कभी मेरे मुंह की तरफ देखने लगता था। मेरी ये खामोशी उसे परेशान कर रही थी। आप शायद उस शहरी लड़के की बात कर रहे हैं जो हमारे घर में आया करता था, शफीका के बाप ने कहा। वो तो हमारे घर से चला गया था। गौर करें कि उसने ये नहीं कहा कि वो लड़का जो उसके घर आया करता है, बल्कि ये कहा कि वो आया करता था। इससे मैं इसके सिवा और क्या समझ सकता था कि मुस्तफ़ा जिंदा नहीं? आप पहले ही जानते थे कि मैं किस लड़के की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा, अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने किसका जिक्र किया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लड़के को थाने में पेश कर दें, इससे आपकी बचत हो जाएगी। अगर मैंने उसे या उसकी लाश को बरामद किया तो फिर फांसी के तख्ते तक पहुँचाऊँगा। मैं लड़का कहाँ से लाऊं जनाब? उसने परेशान से लहजे में पूछा। फिर अपने बेटों से कहो कि वो लड़का बरामद करा दें। मैंने कहा, मैं आपको खुली छुट्टी दे देता हूँ, आप लड़के को खुद ले आएं। मैं या थाने का कोई और आदमी आपके साथ नहीं होगा। मुझे ज़रा सोच कर जवाब दें, मैं आपको ज़्यादा मोहलत नहीं दूंगा। लड़के के मुतालिक मुझे कुछ पता नहीं जनाब, उसने गमज़दा से लहजे में कहा। फिर उसकी लाश बरामद करा दो। मैंने कहा, जब तक लड़का जिंदा या मुर्दा बरामद नहीं होता, आप थाने से बाहर कदम नहीं रख सकते। मैं आपको यहाँ से निकलने नहीं दूंगा। कहाँ से बरामद कराऊं जनाब? उसने झुंझुलाकर कहा। मैंने उसे कहाँ रखा हुआ है? अपने बेटों से कहो। मैंने कहा, किसी का बेटा गायब करके ये ना समझो कि तुम अपने बेटों को घर ले जाओगे। वो एक ही सांस में बहुत सी कस्में खा गया, लेकिन मैं कस्मों पर एतबार नहीं कर सकता था। उसे डरा कर धमका कर भेजा और उसके बड़े बेटे को बुलाया। उससे भी मैंने यही कहा जो उसके बाप से कहा था। वो भी अपने बाप से ज़्यादा शिद्दत से इनकार करता रहा। मेरे पास जो वाक़याती शहादत थी वो मैंने उसके आगे रखी, लेकिन वो नहीं मान रहा था। इस पर मैंने बेशुमार सवाल तीरों की तरह फेंके, लेकिन वो मेरे जाल में आता नजर न आया। उसे भी बाहर भेजकर उसके छोटे भाई को बुलाया। तुम्हारे बाप और बड़े भाई ने बयान दे दिए हैं। मैंने कहा, अब तुम भी बयान दे दो। कैसा बयान? उसने हैरान होकर पूछा। ये बयान कि मुस्तफ़ा को तुम लोगों ने किस तरह गायब किया है। मैंने कहा, तुम्हारे बाप और भाई ने सब कुछ बता दिया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम सबको बचा लूँ, लेकिन तुम्हारा बयान बड़ा ज़रूरी है। मैं इतना ही जानता हूँ कि मुस्तफ़ा हमारे घर हमारी बहन से मिलने आया करता था। उसने कहा, आप खुद समझ सकते हैं कि जवान औरत के पास किसी जवान गैर मर्द का आना और उसके पास बैठना ठीक नहीं होता। हम तो पहले बर्दाश्त करते रहे, लेकिन लोगों की बातें सुनी तो हमने अपनी बहन से कहा कि वो इस लड़के को यहाँ आने से रोक दे। हमारी ये बात बहन को बहुत बुरी लगी। हमने मुस्तफ़ा से कहा तो मुस्तफ़ा ने हम पर धौंस जमाने की कोशिश की। हमने उसे कहा कि वो फ़ौरन हमारे घर से निकल जाए। फिर हम बाहर चले गए, वापस आए तो वो जा चुका था। हमारा मतलब पूरा हो गया।